सो ऐसे इफेक्ट जो कि अपीयर होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक डिसोल्यूशन, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है, सो वी हैव स्टार्टेड विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है रेजोनेंस इफेक्ट, तीसरा है हाइपर कन्जुगेशन, एंड चौथा जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, सो यहां पर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो है इंडक्टिव इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत काम का इफेक्ट है, बहुत जरूरी इफेक्ट है। ठीक है, सो उससे जो है हम शुरुआत करेंगे। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं विद इंडक्टिव इफेक्ट। और अब हमारे टॉपिक्स कौन कौन से बचते हैं 11th के? कौन सा? अच्छा अच्छा, हाइड्रोकार्बन रहता है। ठीक है, सो हाइड्रोकार्बन तो इसके बाद ही होगा अभी जो है। ठीक है, अच्छा ये उसी को देखते हैं। हमारे एग्जाम में फर्स्ट पैर तक तो हो जाएगा। जीओसी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्योंकि साहू जी करवाएंगे। ठीक है, तो 3-4 क्लासेस का है। ठीक है, लेकिन इसको इसकी जरूरत है हमें, रीजन बीइंग के हाइड्रोकार्बन तो 12th में मैं आपको फिर से रिपीट करवाऊंगा, मैं पूरा करवाता हूँ क्योंकि ऑर्गेनिक में पूरी ही करवाता हूँ एक्सेप्ट दिस जीओसी, क्योंकि फंडामेंटल्स यहाँ पे कर लेते हैं। उसमें तो अभी आप रिएक्शंस को रटोगे वगैरह बोर्ड एग्जाम के लिए, फिर डिटेल में मैं 12th में ही कराता हूँ पूरी ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इसलिए एक बार उसको हम एकेडमिक्स के लिए डील करेंगे। ठीक है, तो हार्डली 4 लेक्चर्स लेगा। ठीक है, तो उसको आप है नहीं, मैं उनको बोलूंगा कि 4 लगाएं। ठीक है, और उनका समझ में आता है ना आपको? ठीक है ना, नोट्स नहीं बनाने देते, तो नोट्स देखते हैं। नोट्स ऑर्गेनिक के तो जो है हम नोट्स आपको अलग से दे देंगे जो करवा रहे हैं। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इट इज the permanent but partial shifting of electrons of a sigma bond towards or away
फ्रॉम कार्बन चेन under the influence of an atom or group. अभी समझाता हूँ इस बात को आप। बाद में एक और काम। अच्छा, so for example पूरे दिमाग वाले लोग हैं, IQ बहुत बड़ी चीज है दुनिया में, ठीक है। सब कुछ लोग, कल मैंने बुलाया, मैंने कहा नींबू पानी पीना, नींबू ले आया, नींबू ले आया, टेट्रा पैक, ठीक है ठीक है। मैंने बोला कि मैंने कहा सब्जी वाले से नहीं बोल। अब एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट अपना जो है वैसे दो तरह का होता है, और one is plus sign, another is minus sign। पहले आपको समझाने के लिए मैं माइनस साइन का यूज कर रहा हूँ, माइनस साइन इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट जो है, जब कोई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम कार्बन चेन विड्रॉ, ठीक है, मतलब when the group withdraws electrons away from carbon chain, that is minus I effect। फॉर एग्जाम्पल, अब आप समझने की ट्राई कीजिएगा, एक ही बार में समझ जाइएगा। देखो, इस मॉलिक्यूल का नाम है पेंटेन, आयुपैक नेमिंग की वजह से आप ये जानते हैं, लेकिन अभी हम नाम की बात नहीं कर रहे। आप देखिए, इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन है ना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.5 होती है, हाइड्रोजन की लगभग 2.1, तो बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। तो जब भी दो एटम्स बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो इस सिग्मा बॉन्ड में लगभग मिड में ही शेयर्ड होंगे, है ना वो हाइड्रोजन की तरफ है बहुत ज्यादा, ना ही कार्बन की तरफ है, मतलब लगभग मिड में, ठीक है। तो अभी तक ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ठीक है, जब तक ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन इज नॉन पोलर कंपाउंड। लेकिन जैसे ही मैं इस एटम को हाइड्रोजन की जगह, मान लो मैंने इस एटम में, इस मॉलिक्यूल में लगा दिया क्लोरीन, तो पूरे मॉलिक्यूल में हलचल हो जाएगी। अब ये बन गया क्लोरोपेंटेन। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हलचल हो जाएगी, एंड व्हाट विल हैपन, ठीक है, होगा क्या कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है टुवर्ड्स क्लोरीन शिफ्ट हो,
शिफ्ट होगी मतलब मैं दिखा दूं कि टुवर्ड्स क्लोरीन, आप वर्ड भी ध्यान रखें ऊपर, ये परमानेंट है लेकिन पार्शियल शिफ्टिंग है। अभी परमानेंट की बात बाद में करते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग है। ऐसा नहीं कि क्लोरीन Cl नेगेटिव बन गया और ये C पॉजिटिव, नहीं, जो सिग्मा बॉन्ड था जो कि मिड में था ऐसे, वो सिर्फ क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए है ना, क्लोरीन की तरफ जो है शिफ्ट हुए इलेक्ट्रॉन बस, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पर मतलब क्योंकि क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ऐसे में होगा क्या, क्लोरीन पे सम डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा because electron will be spending more time at chlorine and कार्बन के ऊपर some delta positive charge आ जाएगा। सही बात है, because कार्बन पे जो है ना, उससे इलेक्ट्रॉन छीने गए। अब लेकिन अब क्या होगा कि ये कार्बन भी वो वाला कार्बन नहीं रहा जो कि पहले वाला था न्यूट्रल, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ऐसे में ये कार्बन भी आगे इन अपने साथ लगे हुए एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ऑब्वियसली इन पे भी कुछ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेट दैट बी डेल्टा डैश पॉजिटिव। सही बोल रहा हूं कि नहीं? सर जब खींचेगा तो ये जब खींचेगा पहले समझ लो, मान लो इसके ऊपर जो है 100 पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो ये यहां से 200 नहीं खींच सकता है, इससे थोड़ा सा खींचेगा, इससे तो हो सकता है ये 100 से 85 हो जाए, लेकिन ये नेगेटिव क्यों होगा भाई? ये खींच किस कारण रहा है? खींच इसलिए रहा है, ये डेफिशिएंट हो गया, लेकिन ये इतना तो नहीं खींच सकता कि फिर ये रीच हो जाए, तब तो वही वापिस उससे खींच लेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए देखो, अगर इसने इससे 10% खींचा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सिर्फ इतनी बात है, आप ये मान लो कि जैसे 5% इसने इससे खींचा, तो इसके ऊपर 5% नेगेटिव चार्ज, 5% पॉजिटिव चार्ज, उसने उसका 5% आगे खींचा, मतलब 85% पॉजिटिव चार्ज इसी पे है, सिर्फ 5 यहां से खींचा। आप ये समझते जाइए, दिमाग में रखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट हर स्टेप में जो है वो 5% ही आगे से खींचता है, बाकी पॉजिटिव उसी पे रहेगा, और फिर ये भी खींचेगा। एरोज में नंबर ऑफ एरोज कम करता जा रहा हूं, आप देख लीजिए, क्योंकि उसकी खींचने की जो पावर है वो कम होती जा रही है, तो डेल्टा डबल डैश पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फिर यहां पर डेल्टा ट्रिपल डैश पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये यहां से सो डेल्टा 4 डैश पॉजिटिव, सही बात है। सो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन में है ना, समझ में आ रही है? ये माइक वाइक से वॉइस का फर्क पड़ता है, कुछ डिफरेंस आता है? माइक लगाता हूं तो नहीं लगाता हूं, आज मैंने नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं। दूर और पास का हो जाता होगा ना, अदरवाइज कांस्टेंट वॉइस आती है, ठीक है। अच्छा, पर अभी भी ठीक है ना? चलो, देन इट इज नाइस। चलिए, सो अब आप बात समझिए कि यहां पर एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो, मतलब मतलब यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव जो है बड़ा होगा देन डेल्टा डैश पॉजिटिव, इज इट ओके? अच्छा, तो अब ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई कि जब इसको हम क्लोरीन को बोलते हैं माइनस आई ग्रुप,
तो जब भी माइनस आई ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो वो जो है मतलब जो है मतलब चेन पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। माइनस आई ग्रुप जब लगेगा तो चेन पर जो है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ये ग्रुप्स भी जो है ना, हाँ, ये जो ग्रुप्स है ना, ये भी डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग अपॉन देयर टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स, इनको भी हमने जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे स्ट्रॉन्ग से लेके वीक तक। तो जो हमारे पास माइनस आई ग्रुप्स है उनमें ये, सो ये लिस्ट है हमारे माइनस आई ग्रुप वाले, और माइनस आई ग्रुप्स या एट, इसको आप नोट कर, ठीक है। कर लिया आपने नीचे वाली डायग्राम नोट, ठीक है। ऐसे ही अब आप एक दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें हम प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट में जब इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टुवर्ड द कार्बन चेन, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल आप देखिए, जैसे यहां पर मैं ग्रुप ले रहा हूं ओ नेगेटिव। पहले मेरी बात समझ, ओ नेगेटिव में कुछ अटपटा लगेगा, मैं पहले बता दूं ऑर्गेनिक में प्लस आई ग्रुप्स बड़े कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगभग सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर वगैरह जो भी हैं वो सारे कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे में माइनस आई ग्रुप्स बहुत ज्यादा है, प्लस आई बहुत कम। सुनते रहिए, ये O नहीं, ये O नेगेटिव है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डिफरेंस समझे, ठीक है। तो ऐसे में अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये पुश करता है टुवर्ड्स कार्बन चेन, और जब ये ऐसा करेगा तो यू विल गेट सम डेल्टा पॉजिटिव हियर एंड डेल्टा नेगेटिव। और मैंने आपको बता दिया डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की जो औकात है वो 5% ही टोटल इलेक्ट्रॉन के चार्ज, मैक्सिमम 5%, ठीक है। तो लगभग 5% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ शिफ्ट करेगा, 95% इसी के पास, ठीक है। अब और इसके कारण ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, तो अब ये कार्बन आगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसके कारण इस कार्बन पे कुछ डेल्टा डैश नेगेटिव, फिर ये जो है आगे पुश करेगा इनकी तरफ, ठीक है। तो ऐसे, और फिर उसके बाद
ये और आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है। एंड तो ये हो गया डेल्टा नेगेटिव ग्रेटर देन डेल्टा डैश नेगेटिव, डेल्टा डबल डैश ट्रिपल डैश। इज इट ओके? क्योंकि डिस्टेंस के साथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट कम, ठीक है। तो जो अपने माइनस प्लस आई ग्रुप्स हैं उनकी लिस्ट में O नेगेटिव सबसे पहले आएगा, एंड देन CO नेगेटिव, एंड देन टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, जितनी ब्रांचिंग होगी उतना, एंड देन आइसोप्रोपाइल ग्रुप, एंड देन नॉर्मल इथाइल ग्रुप, and then methyl group, and then deuterium, and then hydrogen, ठीक है। मुझे लगता है दिख रहा है पूरा, ओके सही है हमने, ठीक है। तो ऐसे ये प्लस आई ग्रुप्स के एग्जांपल्स, ये ऐसे हैं जो कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करें, सही बात। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अच्छा मुझे ये बताइए कि साहू सर का जो करवाने का तरीका है वो आपको बढ़िया लगता है? सर अच्छा लगता है, बट वो लिखवाते कुछ नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है किसमें? वो मैं करवाऊंगा खुद आपको, मैं करवा दूंगा। नहीं मैं करवा दूंगा ना उसको, आयनिक को मैं करवा दूंगा, उसमें क्या है। अभी आप बोर्ड्स के लिए कर लीजिए, उसके बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं खुद डील कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो मतलब ये हो सकता है कि अगर मैं साहू जी को बोलूं तो वो ऑर्गेनिक करवाएं ये GOC, और मैं आपको नोट्स दे साथ में प्रिंटेड, जो ये मैं लिखवा रहा हूँ इसके नोट्स मेरे पास हैं, क्योंकि ये टीचिंग नोट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर वो GOC को करवा लेते हैं, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मटेरियल आपके पास पड़ा होगा, ठीक है। चलिए मैं बोलता भी हूँ लिखवाएं भी थोड़ा, ठीक है। चलिए अब जब प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझे बताना, ठीक है ना, मतलब ज्यादा लेक्चर्स की बात तो नहीं, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब यहां पर हमने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो परमानेंट इफेक्ट है, मतलब ये जो एरोस लगाए हमने, जो टेंशन लगाई हुई है वो हमेशा बरकरार रहेगी मौजूद, ठीक है। दूसरी बात, अपना जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड से क्रॉस नहीं करता, ये सॉरी पाई बॉन्ड से क्रॉस नहीं करता, मतलब सिग्मा के थ्रू चलेगा, लेकिन जैसे मान यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ये कार्बन है जैसे X, तो X या मानो क्लोरीन, तो क्लोरीन ने विड्रॉ किया, ठीक है, तो ये विड्रॉ करेगा S, इसके बाद इसका इफेक्ट खत्म होगा, इसका इफेक्ट जो यहाँ पे खत्म होगा,
मतलब ये नहीं है कि इस कार्बन पे भी आप एरो लगा देंगे। पाई बॉन्ड के थ्रू जो है अपना इंडक्टिव इफेक्ट जो है क्रॉस नहीं होता, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। अगर वो पाई बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में जैसे बेंजीन में, अच्छा कॉन्जुगेशन तो आपने पढ़ी नहीं, कुछ नाम नहीं पढ़ा, छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, दरअसल ड्रॉपर और आपने ना पैरेलल चल रहा है, लेकिन उनमें ड्रॉपर है, उनमें तो मैं भी देव साहू सर की तरह हमें उड़ा देता हूँ, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी वही मैंने लेक्चर नोट्स किए हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल मेथड, ठीक है। तो अब सिग्मा बॉन्ड से क्रॉस नहीं होगा। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, लेकिन आफ्टर 3 कार्बन एटम्स जो है हम उसको नेग्लिजिबल ले लेते हैं। मतलब देखो, सबसे पहले ध्यान रखिए, अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने कार्बन तक चलता है, आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि वो टेंशन जो है, जैसे इसका 5% आगे, फिर उसका 5%, उसका 5%, उसका 5%, उसका, तो किसी का भी 5% जीरो नहीं होगा, तो मैथमेटिकली दैट विल ऑपरेट इन इनफाइनाइट डिस्टेंस। लेकिन हमारे पर्पस के लिए जो है, अपनी स्टडी के पर्पस के लिए जो है, हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट को जो है हम लोग जो है 3 कार्बन तक मानते हैं कि यार 3 के बाद वो इतना कम हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं। अब मेरी बात समझ लें, ठीक है, क्योंकि भी 5% गया, फिर उसका 5%, मतलब 5 का 5% कितना हो गया 0.025, फिर उसका पॉइंट, तो बस उसके बाद हम बोलते हैं नेग्लिजिबल, इसलिए, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आप मेन बात, हाँ एक मैं अपनी तरफ से आपको बता दूं, आप केएस कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। आज डेट कितनी है 7, ठीक है। सो आप इसमें लिख लीजिए कि इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी एक मिनट, whenever there is competition, whenever there is competition between plus I and minus I groups, whenever there is competition between plus I and minus I groups, the effect of minus I always dominates. The effect of minus I always dominates. ठीक है, जब भी कंपटीशन हो प्लस आई और माइनस आई में, तो माइनस आई जो है हमेशा डोमिनेट, क्योंकि माइनस आई वाले ग्रुप्स अच्छे हैं। मैंने आपको कहा, आपको इसमें ऑर्गेनिक में कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ही दिखेंगे। अच्छा, और यहां पर जब भी आपने लाइन बनानी है ना, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक है, जैसे NO2 की लाइन बनाते हैं, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे NO2 इसकी लाइन बनानी है, तो आप यहां से ऐसे विड्रॉ करो, माइनस आई है ना, विड्रॉ करेगा, तो यहां से भी करेगा, यहां से भी करेगा, फिर ये इधर से करेगा, ये इधर से करेगा, फिर ये इधर से करेगा, ये इधर से करेगा, फिर क्या होगा, फिर इसका एरो आप यहां पे भी डाल सकते हैं, लेकिन डोंट, मतलब जब भी आप डायग्राम बनाएं, आप लाइन को क्रॉस ना करें, जहां पे आप दोनों आ जाए वहां पे रोक, डोंट क्रॉस द एरोज ऑफ इंडक्टिव, सही है बात। अच्छा, चलिए अब बात को मैं आपको समझाने की ट्राई करूं, बात को मैं समझाने की ट्राई करूं। अब समझाने की ट्राई कैसे, दैट इज एप्लीकेशन। आपने जो थोड़ा बहुत आयनिक पढ़ा वो फायदा दे। देखो, सबसे पहले तो हम ये देखें, आपकी एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है एसिडिक होता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसलिए एसिडिक होता है क्योंकि वो H पॉजिटिव देता है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड K, ठीक है, एंड नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड Pka, सही बात है।
ठीक है, जैसे नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव pH, तो उस कांस्टेंट का नेगेटिव। इसका मतलब ये है Ka और pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, सही बोल रहा हूं? और जो एसिडिक स्ट्रेंथ है that is proportional to Ka but inversely proportional to Pk। क्या थॉट समझिए? क्योंकि जितना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा उतना H पॉजिटिव दिया जाएगा सॉल्यूशन में ज्यादा, ठीक है, और उतना जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, लेकिन जितना Pk ज्यादा होगा उतना वीक एसिड, ये ध्यान रखना। मतलब कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Pk वैल्यू, so that means increasing order of acidic strength में हमें, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उलझाते हैं ऐसे। अच्छा, अब मतलब ये हुआ कि अगर Ka की वैल्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब है तो ये सारे वीक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन उनमें से भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो कि ज्यादा। लेकिन बात ये है हम कैसे पता लगाएं कौन ज्यादा डिसोसिएट करेगा, क्या फैक्टर है, सुनते जाइए। तो इसमें जो फैक्टर है दैट इज कि O और H के बीच का बॉन्ड, O और H के बीच का बॉन्ड जितना वीक होगा उतना बढ़िया है, क्योंकि वो आसानी से टूटेगा, हमें तो तोड़ना है ना। तो इस टाइम पे O और H के बॉन्ड जो है जितना वीक होगा उतना एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सही बात है। तो लेकिन उसको पहले तो देखते हैं वीक स्ट्रॉन्ग किन फैक्टर से है। एक बात तो है O और H के बीच का बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा है तो है, हर एक कार्बोक्सिलिक एसिड में सिग्मा बॉन्ड ही होगा, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी बात उसमें ये है कि हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। O और H में से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो पोलैरिटी रहेगी। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। वैसे मैं आपसे अगर सवाल पूछूं सीधे, भाई आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ये बताओ कि फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है कि एसिडिक एसिड? ऑब्वियसली, है ना, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, सुनते जाइए। अब बहुत मैंने कहा ना, मैं जो भी मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल ऐतिहासिक है, मतलब आज से 1 साल बाद भी हम इन फंडों की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हाइड्रोजन पे पहले हमने देखना कैसे, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव करा, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। सुन लो, हाइड्रोजन ना ही प्लस आई है ना ही माइनस आई, क्योंकि आपने देखा हाइड्रोजन दोनों में। इसका मतलब ये है हाइड्रोजन एक रेफरेंस पॉइंट है कि हाइड्रोजन से ज्यादा छीनने की जिनकी कैपेसिटी हो माइनस आई होगी, जिनकी कम है वो प्लस आई होगी। हाइड्रोजन एक मिड वाला पॉइंट है बेसिकली, समझ रहे हैं? अच्छा, अब सुनो, आपने जवाब दिया था एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। देखो अब जो है, अगर हम एसिटिक एसिड यहां पे लाते हैं, फॉर्मिक एसिड ही एसिटिक एसिड, अगेन आप यहां पर डेल्टा पॉजिटिव लगाएं और इस पे डेल्टा नेगेटिव लगाएं, वो तो लगेगा। मुझे ये बताइए इन दोनों एसिड में डिफरेंस किस बात का है? नहीं, मतलब डिफरेंस स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस बताइए। एक हाइड्रोजन, एक में हाइड्रोजन है, एक में मिथाइल ग्रुप है, बताओ मिथाइल ग्रुप प्लस आई है कि माइनस आई? प्लस आई, सही है बात, आपने प्लस आई में लिखा, मुझे लगता है थर्ड लास्ट नंबर पे आपने वही लिखा, ठीक है, प्लस आई में। तो अगर वो प्लस आई है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? देगा, तो दिए उसने, उसकी वजह से ऑक्सीजन पे जो है डेल्टा डाइनेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन पे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही, डेल्टा डाइनेगेटिव। अब मुझे आप ये बताओ, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग? पहले वाला स्ट्रॉन्ग है कि दूसरे वाला स्ट्रॉन्ग?
दूसरे वाला स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर आप Q2 सेम भी रखें लेकिन एक में Q1 बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई ना। भाई एक कूलम पॉजिटिव और एक कूलम नेगेटिव के कंपैरिजन में दो कूलम नेगेटिव और एक कूलम पॉजिटिव में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी कि नहीं? तो ऑब्वियस सी बात, जब इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर इसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये बॉन्ड क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग हुआ। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये H पॉजिटिव आसानी से नहीं देगा, और अगर नहीं देगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ कि वीक एसिड? तो पहली गलतफहमी, मतलब गलतफहमी क्या, आपको आपने भी ऐसे रैंडमली आपने एसिटिक एसिड ज्यादा सुन रखा है तो आपने एसिटिक एसिड का नाम दे दिया। आपके पास कोई साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं था किसी के भी पास, जिसने भी एसिडिक, जैसे तूने बोला, तूने पढ़ा तो नहीं था कहीं पे, तूने जस्ट क्योंकि तूने ज्यादा सुना है उसके बारे में इसलिए तूने बोल दिया। बट अब हमें क्लियर हो गया कि फॉर्मिक एसिड जो है एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। मतलब मैं सीधे अगर बात कहूं कि अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर जो है जैसे -I ग्रुप लगाएंगे, अगर कोई -I ग्रुप लगेगा ना कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो वो उस एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। जबकि अगर जो है आप कोई +I ग्रुप लगाते हैं तो वो जो है उस एसिड की स्ट्रेंथ को घटाएगा इन कंपैरिजन टू फॉर्मिक एसिड। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि ये +I वाला जो है इसमें डेल्टा नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, जबकि -I वाला जो है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर हम यहाँ पर CH2Cl लगा देते हैं तो क्लोरीन क्या है? +I की -I? -I है। तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पहले लगा लेते हैं। अब जो है ये सम डेल्टा डैश पॉजिटिव क्रिएट कर देगा। ये डेल्टा डैश पॉजिटिव क्रिएट होने की वजह से इसके और इसके बीच में स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। तो कम हुई तो ये स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया फॉर्मिक एसिड। सो 1-chloroethanoic acid is stronger acid than formic acid। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना? और इसमें हम लिस्ट कितनी भी लंबी बनाते हैं, जैसे ये इससे भी कम एसिडिक होगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और ऐसे इससे भी ज्यादा अगर 2 क्लोरीन लगाते हैं, लेकिन चलो सिंपल समझो। दूसरी बात, हाँ दूसरी बात, जैसे मैं आपको बताऊं ये COH यहाँ NO2 ग्रुप लगाया। NO2 के बारे में पहले मुझे बताइए कि NO2 ग्रुप जो है +I है कि -I? NO2 ग्रुप जो है -I, और हमने कहा कि डिस्टेंस के साथ साथ जो है इंडक्टिव इफेक्ट कम हो। तो मतलब इस NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा पहुंचेगा, इसका कम पहुंचेगा, इसका बहुत कम पहुंचेगा। ऐसे में ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये वीक और ये सबसे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? -I ग्रुप जितना नजदीक लगा होगा उतना हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जितना दूर लगा होगा उतना जो है हमारा एसिड जो है वो वीक होता जाएगा। इज इट ओके? तो ये बढ़िया है ना टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, मतलब फंडामेंटल्स वाला जो है, ठीक है। तो ये तो हो गई एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमने बताई।
अच्छा, अब ऐसे ही दूसरा देखते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स। कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी। अब ये कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी जो है, मतलब किस तरीके से हम देखें, पहले आपको हो सकता है कार्बोकेटाइन का ही ना, ठीक है। देखो कार्बोकेटाइन जो है इस तरीके की स्पीसीज होती है, मतलब पहले आप ये समझ कि कोई जैसे एल्काइल ग्रुप है R, उसके साथ Cl लगा हो, तो यू विल गेट R पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो ये कार्बोकेटाइन। जब मतलब कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन लेके चली गई तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हम उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। जैसे कार्बोकेटाइन कई टाइप के हो गए, HC, किसको बोलते हैं मिथाइल कार्बो, सुन जाइए, कार्बोकेटाइन को हम C पॉजिटिव की फॉर्म में लिखते हैं शॉर्ट में ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है इथाइल कार्बोकेटाइन, लेकिन इसको मैं डिग्री दे देता हूं, इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, मतलब जब पॉजिटिवली चार्ज बेरिंग कार्बन के साथ एक कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री, ठीक है। सुनते ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक। ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, समझ आ रही बात। अब सुनिए, यहां पर जो है हमें देखना है स्टेबिलिटी, लेकिन आपको कई तरह की स्पीसीज मिलेगी यहां पर, आप समझ जाए, दैट इज कार्बोकेटायनिक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज, बोले इसमें 2 4 6 ऑक्टेट पूरा नहीं है ना, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसमें, तो ऐसे में इसको क्या है, इसको जरूरत इलेक्ट्रॉन्स की। आप किसी भी चार्ज स्पीसीज के बारे में ये रूल समझ लें कि एनी फैक्टर विच डिक्रीजेस द चार्ज ऑन एनी आयन इंक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी, मतलब कोई भी फैक्टर किसी आयन पे अगर चार्ज कम करेगा तो उसको स्टेबल बनाएगा, जितना चार्ज किसी आयन पे कम होगा उतना वो स्टेबल होगा। मतलब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो जो इसके चार्ज को कम करेगा, मतलब प्लस साइन यूज जो है वैसा कर सकते हैं। जैसे इसमें तो कोई नहीं है, लेकिन इस पे जो है मिथाइल है तो सम डेल्टा नेगेटिव वो देंगे ना, और इस पे 2 है तो डेल्टा 2 नेगेटिव हो जाएगा, इस पे 3 है तो डेल्टा
3 नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज इसने किया। भाई ये जो नेगेटिव मैंने बताया ना, आप अपने दिमाग में ध्यान रखें, एक नेगेटिव का मतलब 5%, तो इसने 15% कम किया, मतलब 100% पॉजिटिव में से अगर आप 15% माइनस कर देंगे तो 85% पॉजिटिव। इसमें 90% है, इसमें 95% है, इसमें 100% पॉजिटिव है। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? लास्ट वन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? NB5। सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो मैंने कहा कोई भी फैक्टर जो कैटायन के पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा वो कैटायन को स्टेबल बनाएगा। और ऐसे ही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस कार्बन आयन ऐसे हो। अब यहां पर आप देखें, मिथाइल प्लस, इसको 1 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, इसको 3 डिग्री कार्बन है। एंड हाँ बिल्कुल, ये मिथाइल कार्बन है। अब देखो इसके कारण यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा 2 नेगेटिव, डेल्टा 3 नेगेटिव। तो ऑब्वियसली अब प्लस साइन जो है इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। तो ऐसे में मिथाइल कार्बन आयंस मोर स्टेबल देन इथाइल एंड देन ये 2 डिग्री देन 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री अनस्टेबल हो गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक स्पीसीज और होती है, उसको मैं यहीं पर ले लेता हूं साथ में। ठीक है, दैट इज फ्री रेडिकल्स। जैसे फ्री रेडिकल्स में क्या होता है आप समझिएगा, जैसे ए और बी एटम्स उनके बीच में अगर होमोलिटिक इट इज होमोलिटिक मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे एक एक तरफ गया एक दूसरी तरफ, हेटेरोलिटिक में एक की तरफ दोनों, जैसे कैटायन एनायन बनते हैं हेटेरोलिटिक से, ये होमोलिटिक से बनते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, ए फ्री रेडिकल एंड बी फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल, समझे बात? अब अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल्स की बात करें, आप यहां पर क्या होगा कि जो फ्री रेडिकल है इसमें फ्री रेडिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सबसे पहली बात मतलब हम लिख लें फ्री रेडिकल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species।
ठीक है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? ऑक्टेट पूरा नहीं, देखो ना 2 4 6 एक साथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब वो लगभग मतलब वो उस डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहते हैं, तो कौन करेगा? प्लस आई वाले। तो इसलिए इनका ऑर्डर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई इस पे चार्ज नहीं है, लेकिन आप समझ आइए क्यों डेफिशिएंट। तो डेफिशिएंट भी वो भी 7 से 8 ट्राई करेगा ना, तो कोई बात नहीं, 7 है 7.05 हो गया, 7.10 हो गया, तो 8 के तो नजदीक जा रहा है ना। ठीक है, तो डेफिशिएंसी को तो पूरा करने की ट्राई कर, तो इसलिए ऑक्टेट के नजदीक जाएगा। तो मतलब कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम होगा, समझे? क्या बात है यार, बढ़िया, आप लोग अच्छा समझ रहे हो। ठीक है, जस्ट उसी चीज को रिवाइज कीजिए जो अभी मैंने कराई है। आज हम इतना ही करने वाले हैं, उसी चीज को रिवाइज कीजिए प्लीज, इतनी मैंने करवाई है अभी।